हेलो नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी का जो जेनेटिक्स का पेपर चल रहा था उसके अंतर्गत हमने मेंडल के 3 नियमों के बारे में अध्ययन किए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तथा इसके बाद हमने मेंडल के नियमों का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो मेंडल के द्वारा दिए गए नियम थे वो बाद में अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा देखा गया कि सभी जीवों पर, सभी प्लांट्स पर वो सही साबित नहीं हुए। तो अब देखते हैं कि उनका जो वर्तमान स्थिति क्या है। मेंडल के नियम है, उनकी जो वर्तमान स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके तीनों नियम दिए गए थे, उनमें से कौन से नियम अपवाद है या सही साबित नहीं हुए, कौन से सही साबित हुए, किन जीवों पर ये सही साबित नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेंडल के नियमों की पुनः 19वीं सदी में खोज हुई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अनेक पौधे और प्राणियों पर इन सिद्धांतों को परखा एवं जांचा। तो कुछ नियमों तो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल दृष्टि से सही प्रमाणित हुए, किंतु कुछ विचलन या डेविएशंस पाए गए कुछ में। इसका वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट है जिसके अंतर्गत मेंडल द्वारा प्रयुक्त विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का लॉ भी कहते हैं, यूनिवर्सल दृष्टि से सही साबित हुआ है। इसका किसी प्रकार का अपवाद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कोई अपवाद प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह नियम आधुनिक आनुवंशिकी का मुख्य आधार माना जाता है। तो मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियमों से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक ऐसा नियम है जिसका अभी तक कोई भी अपवाद प्राप्त नहीं हुआ है। ये सही साबित हुआ है सभी जीवों पर, प्लांट्स और एनिमल्स में। नेक्स्ट, मेंडल की मान्यता थी कि उनके द्वारा किए गए 7 लक्षणों में से प्रत्येक लक्षण अलग अलग कारक, अलग अलग जीन द्वारा नियंत्रित होता है। बाद में किए गए कुछ प्रयोगों में ज्ञात हुआ कि यह लक्षण एक से अधिक जीनों के समन्वय या अन्योन्य क्रिया का परिणाम हो सकता है। एक लक्षण विशेष के लिए 2 या अधिक जीन उत्तरदायी हो सकते हैं। तो मेंडल ने बताया कि जो एक जीन होता है वो एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर्स के लिए वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा गया कि एक लक्षण होता है वो एक से अधिक जीनों के आपस में कोऑर्डिनेशन या समन्वय के द्वारा परिणाम होता है, उसका रिजल्ट होता है या कंट्रोल किया जाता है। तो एक लक्षण विशेष के लिए 2 या अधिक जीन उत्तरदायी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो मेंडल के दिया गया नियम है वो सही साबित नहीं हुआ। नेक्स्ट है मेंडल का तीसरा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान 7 जोड़ी लक्षणों के लिए प्रत्येक लक्षण के एक जोड़े के लिए एक युग्म विकल्पी एलेल को दूसरे युग्म विकल्पी पर डोमिनेंट पाया। मेंडल ने बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव, उनमें से डोमिनेंट होता है वो दूसरे एलेल पर प्रभावी होता है। इनसे संकर, इनमें आपस में क्रॉस कराने पर जो F1 संतति होती है उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है वही पाया जाता है, और रिसेसिव होता है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं पाया गया। लेकिन इसमें के कुछ अपवाद देखे गए, जैसे स्नैपड्रैगन, प्लांट्स के अंदर स्नैपड्रैगन है मिराबिलस जलापा, उसके लाल पुष्प वाले और श्वेत पुष्प वाले पौधों में संकरण कराते हैं तो F1 जनरेशन्स के अंतर्गत गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं, जबकि डोमिनेंट रेड था और रिसेसिव वाइट था। इनके बीच का करेक्टर्स मेंडल के डोमिनेंसी लॉ के अकॉर्डिंग हमें रेड प्राप्त होना चाहिए जो कि डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के रेड और वाइट के बीच का रंग गुलाबी रंग के हाइब्रिड प्राप्त होते हैं, अर्थात जो श्वेत और रेड के बीच की अवस्था को बताता है। तो यहाँ पर ये नियम डोमिनेंसी का सही साबित नहीं हुआ। इसी प्रकार एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो एंडालूसियन मुर्गे होते हैं, उनके श्वेत मुर्गे के संकरण कराने पर F1 संतति में काले के स्थान पर नीले रंग के, काले और श्वेत में यदि हम संकरण कराते हैं तो हमें काले के स्थान पर नीले रंग का एंडालूसियन मुर्गा प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर भी जो काले रंग का डोमिनेंट कैरेक्टर्स था
वो यहाँ पर सही साबित नहीं होता है, डोमिनेंट नहीं हो पाता है, और इन दोनों के बीच का नीले रंग के जो मुर्गे होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंसी लॉ होता है एनिमल्स में भी सही साबित नहीं हो पाता है सभी में। नेक्स्ट है, मेंडल्स द्वारा अध्ययन किए गए लक्षणों के 7 युग्मों में प्रत्येक युग्म या जोड़े में एक लक्षण के लिए केवल 2 विकल्पी रूप में से, जैसे लंबा और बौना। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण के लिए केवल 2 युग्म विकल्पी एलील ही थे। इसमें यह धारणा बनाई गई कि प्रत्येक लक्षण के 2 विकल्पी रूप होते हैं, उनमें से एक दूसरे पर प्रभावी, किंतु बाद में खोजों से पता चला कि लक्षण के लिए अनेक लक्षण प्रारूप भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य में रक्त समूह, खरगोश में रंग, देह का रंग। द्वियुग्म विकल्पी धारणा को मल्टीपल एलिलिज्म के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। मेंडल के द्वारा यहाँ पर दिया गया कि एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी जिम्मेदार होता है, जैसे हाइट के लिए, प्लांट के हाइट के लिए लंबा और बौना। लेकिन बाद में पता लगा कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं वो एक जोड़ी पेयर के द्वारा कंट्रोल नहीं होकर के एक से ज़्यादा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मल्टीपल एलिलिज्म के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात 2 से अधिक के जीनों के एलील्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेंडल का द्वारा गया कुछ कार्य सही साबित नहीं होता है। नेक्स्ट 5वें नंबर पर मेंडल द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यह प्रमाणित करता है कि जब भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर अलग अलग जीनों के, मेंडल ने बताया कि स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम तभी साबित होता है तब दोनों युग्म विकल्पी होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। लेकिन यदि उनके गुणसूत्रों के बीच में स्थित दूरी कम होने पर या एक ही पर जीन उपस्थित होते हैं तो ये नियम सही साबित नहीं होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि वहाँ पर जीन लिंकेज बताते हैं, संलग्नता दिखाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ उनका इनहेरिट होने का करैक्टर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि प्रत्येक के जीन होता है वो एक दूसरे जीन को प्रभावित किए अलग रूप से संतति में स्थानांतरित होता है, पर साबित नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्तमान स्टेटस देखते हैं मेंडल्स की लॉ का, तो उनमें सिर्फ एक ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही यूनिवर्सल दृष्टि से सही साबित होता है। बाकी के जो 2 नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके सभी अधिकांश प्लांट्स और पौधों में अपवाद भी मिलने को मिले हैं। तो इस प्रकार से ये मेंडल के नियम का वर्तमान स्टेटस। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। इसमें देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जीवों के अंतर्गत शो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो किस प्रकार से इनहेरिट होते हैं। तो पहले इस बात को अच्छी तरह से मेंडल्स या उसके बाद के जो रिसर्चर्स थे वो नहीं समझा पाए, लेकिन आज हम इसे क्रोमोसोमल थ्योरी कि क्रोमोसोम किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम होते हैं जीनों को वियर करने का, धारण करने का काम करते हैं और व्हीकल के रूप में काम करते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी के द्वारा हम इस आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत है इसको समझा सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W. सट्टन एंड T. बावेरी 1902 ने किया था। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, युग्मक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। जो गैमिट्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य में एक ब्रिज, सेतु का काम करते हैं, क्योंकि युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। बाद में जो उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो नए जीव का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भावी पीढ़ी के आनुवंशिक घटक के रूप में दोनों प्रकार नर और मादा के युग्मक अपना अपना समान योगदान देते हैं। जो आने वाली फ्यूचर पीढ़ी होती है, फ्यूचर जनरेशन्स होती है, उसमें नर और मादा का समान योगदान होता है, क्योंकि एक गैमेट्स मेल और एक फीमेल होता है, उनके संयोजन से ही नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं का केंद्रक ही अंडे के साथ संयोजित होता है। केंद्रक में ही आनुवंशिक सूचना निहित होती है। ये बात भी सही है कि शुक्राणु होता है उसके न्यूक्लियस के अंतर्गत ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस पाई जाती है।
नेक्स्ट है केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमेटिन गुणसूत्र के रूप में कोश के विभाजन के समय संयोजित रहता है। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमेटिन होता है गुणसूत्र के रूप में ही वो फोल्डेड अवस्था में पाया जाता है। बाद में उसमें डुप्लीकेशन होता है और म्यूसिस के द्वारा गैमेट्स फॉर्मेट करता है और नई पीढ़ी में फर्टिलाइजेशन के द्वारा पहुंच जाता है। तो क्रोमोसोम थ्योरी के सारे एग्जाम्पल है किस प्रकार से क्रोमोसोम के द्वारा जेनरेशंस के अंतर्गत करेक्टर्स का संचरण होता है। नेक्स्ट है 5 गुणसूत्रों में किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता से जीव में संरचनात्मक और या कार्यात्मक परिवर्तन संभव है। तो विभिन्न प्रकार की डिफॉर्मिटीज भी विभिन्न प्रकार की म्यूटेशंस के द्वारा या कमी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंडेलियन कारकों और गुणसूत्रों को एक प्रकार की समानता पाई जाती है। मेंडल ने जहाँ पर फैक्टर नाम लिया, आज हम उन क्रोमोसोम के नाम से जानते जीन्स के नाम से जान जाते हैं जो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। प्रत्येक के गुणसूत्र पर कई मेंडलीय कारक या जीन पाए जाते हैं। सही बात है, मेंडल गुणसूत्र पर ही अलग अलग जगहों पर लोकस पर फैक्टर या जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश जंतुओं और पादपों में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन विशेष गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। जो लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं उन्हीं के द्वारा जीव में मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं वो इस गुणसूत्रीय सिद्धांत होते हैं आनुवंशिकता की इकाई के रूप में जाने जाते हैं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। थैंक्स।